हे वेलकम बैक टू योर पॉलिटी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे बट उस क्लास की थोड़ी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी। डोंट वरी, हम आज वाली क्लास में एक बार लास्ट क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रियम्बल कि प्रियम्बल होता क्या है। जैसे बुक के आगे उसका इंट्रोडक्शन लिखा होता है, ऐसे ही प्रियम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, जिससे हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। देन हमने प्रियम्बल की एक पिक देखी थी, जो कि प्रियम्बल वो वाला था जो ओरिजिनल प्रियम्बल था। उस प्रियम्बल में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है। देन हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ये हमें इंडियन स्टेट का नेचर बताते हैं। देन और कीवर्ड्स थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ये हमें इंडियन स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। देन हमने क्या किया था, इसकी व्यू डिस्कस किए थे कि प्रियम्बल के बारे में लोगों की पहली क्या थिंकिंग थी और अब क्या थिंकिंग है। जो पहले थिंकिंग थी वो है ट्रेडिशनल व्यू, उसके अकॉर्डिंग प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। और जो अब थिंकिंग है वो है मॉडर्न व्यू, उसके अकॉर्डिंग जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देन हमने केस डिस्कस किए थे। केस किस लिए डिस्कस किए थे, ये जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू है ये कहाँ से आया है, हमारे पास केस से आया है। जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था वो था बेरुगरी यूनियन केस 1960, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये वो केस था जहाँ से हमारे प्रियम्बल का ट्रेडिशनल व्यू आया था। देन हमने नेक्स्ट केस पढ़ा था केशवानंदा भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये क्या था, हमारा मॉडर्न व्यू था प्रियम्बल का। और कौन से केस से आया था, केशवानंदा भारती केस। वापस से जब इस व्यू को चैलेंज किया गया था एसआर बोमाई केस 1994 में, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन रिपीट किया दैट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने क्या किया था, एक एक करके कीवर्ड पढ़े थे। फर्स्ट वन वो सोवरन। सोवरन मतलब कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। और जो भी कीवर्ड्स थे हमने उसके कुछ पॉइंट्स फेवर में, कुछ पॉइंट्स उसके अगेंस्ट किए थे। सोवरन के अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स थे कि एक तो ग्लोबलाइजेशन है, जिसकी वजह से नेशन की जो सॉवरेनिटी है वो डाइल्यूट हो जाती है। और इंडिया की पार्टिसिपेशन है यूएनओ में, कॉमनवेल्थ में। और उसके फेवर में हमने क्या पॉइंट्स किए थे, जो पार्टिसिपेशन है वो अपनी विल से है इंडिया की, किसी की प्रेशर में आके नहीं है। जब मन करेगा हम टर्मिनेट कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट किया था हमने, जिसे इंटरनेशनल विरोध मिल रहा था, उसके बाद भी वो लागू कर दिया गया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन की वजह से सॉवरेनिटी डाइल्यूट नहीं होती है, बस उसको एक्सरसाइज करने का मैनर जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट बेसिकली होता क्या है कि स्टेटस, इनकम और स्टैंडर्ड, किसी भी चीज़ में इनइक्वालिटी ना हो, इक्वालिटी रहे। तो उसके लिए हमने उसके क्रिटिसिज्म में क्या पॉइंट्स पढ़े थे, न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी थी। क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हो गया था कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, और फिर एक्वायर करने के बाद वो प्रॉपर्टी प्राइवेट फर्म्स को दे दी जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। जॉबलेस ग्रोथ थी, मास पॉवर्टी थी। ये सब क्या करती हैं चीज़ें, सोशलिस्ट को वीक बनाती हैं। और अगर हम इसके फेवर की बात करें तो आर्टिकल 31 जो था वो रिपील कर दिया गया, जिससे गवर्नमेंट जो भी वो प्रॉपर्टी एक्वायर करती थी उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता था। वो कॉम्पेंसेशन ना देना पड़े इसलिए कर दिया गया। एक हमारी कंट्री में इंक्लूसिव ग्रोथ है, मतलब कि सभी फैक्टर्स की ग्रोथ होती है एक साथ। और एक पॉइंट था कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। सोशलिज्म बेसिकली क्या है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अब वो इक्वालिटी दो तरीक़ों से आ सकती है। एक तो इक्वालिटी कैसे आएगी कि लोगों को प्रॉपर तरीके से अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिले। अगर लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे सबके सब, तो सबकी बात रखी जाएगी, सबके लिए कानून बनेंगे, तो अपने आप ही इक्वालिटी आ जाएगी। तो वो जो आवाज़ उठाते हैं लोग, वो क्या हो गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल हो गई। और वो क्या होती है, डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी से सोशलिज्म अचीव होता है उसे क्या बोल देते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दूसरा सोशलिज्म में क्या है कि हमें इक्वालिटी चाहिए, वो दूसरे किस तरीके से आ सकती है कि गवर्नमेंट जो है ना तो किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी रहने दे ना कम रहने दे, जिसके पास ज़्यादा हो वो उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले, उससे भी क्या हो जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी। तो जब सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी होती है, किसी के पास ज़्यादा कम नहीं होती, वो क्लासलेस सिस्टम होता है, उसको कम्युनिज्म बोल देते हैं। तो उसके बेस पे जो हमें इक्वालिटी मिलती है, फिर सोशलिज्म मिलता है, उसको कम्युनिस्टिक सोशलिज्म हम बोल देते हैं।
ये टर्म 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी। जो नेक्स्ट कीवर्ड था हमारे पास सेक्युलर, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर ऐड किया गया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो टाइप का सेक्युलरिज्म होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वो होता है जहाँ पे सभी रिलीजन को इंपॉर्टेंस मिलती है बट इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, जैसे कि हमारे इंडिया में है और मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में, ईस्टर्न कंट्रीज़ में है। और अगर हम बात करें नेगेटिव सेक्युलरिज्म की, वो होता है जहाँ पे किसी भी रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। और इसके फेवर में कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14, 15, 25 से 28 बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे सेक्युलरिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। एक हमने एग्जांपल पढ़ा था TMA पाई फाउंडेशन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकता है वहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। देन लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था डेमोक्रेसी क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल होती है। एक तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी तो वो सब लोगों को जवाब देगी कि उसने जो भी कानून बनाया है वो किस लिए बनाया है। तो ये दो चीज़ें थी जो कि डेमोक्रेसी में थी। देन हमने इसके टाइप्स पढ़े थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या होती है, जिसमें लोग जो हैं अपनी पावर डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं। इनडायरेक्ट क्या होती है, जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं करते लॉ को बनाने में बट अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लेते हैं। जैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं ना, जैसे कि MLAs हो गए, MPs हो गए, वो कौन है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं और हमारी आवाज़ उठाते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो इनडायरेक्ट हो गई। डायरेक्ट का एग्जांपल हमने पढ़ा था स्विट्ज़रलैंड, इनडायरेक्ट हो गए इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड देन कनाडा। इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल देते हैं। एंड ऑल्सो इनडायरेक्ट में पार्लियामेंट भी हो सकती है और प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है, कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकती है और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकती है। ऑल्सो हमने एक और बेसिस पर डेमोक्रेसी के टाइप्स पढ़े थे, वो क्या थे, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है, जब लोग पॉलिटिक्स में अपनी बराबर तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है, जब लोग सोसाइटी में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं इक्वल तरीके से, उसके लिए हमारे पास लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है कि लोगों को इकोनॉमिक्स में इक्वल पार्ट मिले, उसके लिए क्या किया गया था, जो कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं जो डिसीजन लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए या फिर कितने रुपए में बिकना चाहिए, तो वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो शिफ्ट कर दी जाती है पब्लिक स्टेक होल्डर के पास, सो दैट हम लोग डिसाइड कर पाएँ कि कोई चीज़ है जो उसका मिनिमम कितना प्राइस रखा जाना चाहिए कि सोसाइटी के सभी सेक्शंस को उसका फ़ायदा मिले। तो वो हो गई थी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अगर उससे क्रिटिसिज्म की बात करें तो हमने एक इंडेक्स कंसिडर किया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो लंदन बेस, जिसकी डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया 10 रैंक नीचे चला गया था, 51st रैंक पे आ गया था। और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि किस वजह से लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ करप्शन है, करप्शन होने की वजह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जिसकी वजह से अनफेयर इलेक्शंस होते हैं, कास्टिज़म है, डिफरेंट वेजेस हैं मैन वीमेन के, जो डेमोक्रेसी को वीक बनाते हैं। और वो कौन से पॉइंट्स थे जो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, फेयर इलेक्शंस हो गए, DPSPs हैं, आर्टिकल 16 है हमारे पास, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देन हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस तरह से एक्सरसाइज की जाती है, उसमें 4 टर्म्स होती हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड, वो हमने पढ़ी थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वो लास्ट वीडियो से पढ़ सकते हैं। अब जो डेमोक्रेसी होती है वो 2 टाइप की हो सकती है, मतलब वैसे तो हमने टाइप पढ़े थे, ये टाइप नहीं है, बस क्या है कि डेमोक्रेसी में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो क्या हो सकता है, वो हेरिडिटरी भी हो सकता है और हमारे द्वारा चुना हुआ भी हो सकता है, मतलब इलेक्टेड भी हो सकता है। अगर वो हेरिडिटरी होगा तो उसको मोनार्की बोलेंगे और अगर वो इलेक्टेड होगा तो उसको रिपब्लिक बोल देंगे। तो हमने नेक्स्ट कीवर्ड जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रिपब्लिक। सो रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट इलेक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जैसे हम MLAs MPs को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि हम जो है MLA MPs को आगे चूज़ कर देते हैं और वो जो MLA MPs होते हैं वो आगे प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। तो हमने डायरेक्टली तो नहीं इलेक्ट किया ना, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया।
एक और बात, जो एमएलए हैं उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जो राज्यसभा के एमपीज़ हैं उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। देन इसमें हमने क्या पढ़ना है, प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी इज़ द पीपल ऑफ इंडिया। अभी हमने प्रियम्बल पढ़ा था तो उसके हमने पर्पसेस पढ़े थे। उसका फर्स्ट पर्पस क्या था कि वो हमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है जो कि हम लोग हैं। अब हम लोग सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हमारा जो इंडिया है वो रिपब्लिक है। देन हमने इसके क्रिटिसिज्म पढ़ने हैं। क्रिटिसिज्म की बात करें, फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज़, कई बार बोला जाता है जो स्टेट है और जो स्टेट के बाकी के ऑर्गन्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को लोगों के इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, झारखंड में एक थर्मल पावर प्लांट लगाया जाना था जहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब पुलिस ने ओपन फायर कर दिया था, 4 लोगों की डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड हो गए थे। नेक्स्ट क्या है इसके अगेंस्ट पॉइंट, हमारी कंट्री में हमने देखा ही है लोगों को बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे जिहादीज़ हो गए, इस्लामिस्ट हो गए, माओइस्ट हो गए, टेररिस्ट हो गए, सेपरेटिस्ट हो गए। उस वजह से वो इजी टारगेट बन जाते हैं पुलिस का, पैरामिलिट्री का और आम जनता का भी। अब कौन से पॉइंट्स हैं जो रिपब्लिक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ मेंटेन। झारखंड में जो वो प्रोटेस्ट हो रहा था, ऑल द प्रोटेस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है, बट पीसफुल प्रोटेस्ट अलाउड है। जैसे ही ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो पुलिस को फायर करना पड़ेगा या फिर कोई और अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्हें फायर करना पड़ा था। स्टेट डज नॉट डिवाइड सिटीजन्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, लोगों को डिवाइड किया हुआ है हमारी कंट्री में, ये हमने नहीं किया हुआ। ये मोस्टली हम कहाँ देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे देखते हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह से सिटीजन्स को इन कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया है। Next 2 points we have, state has to make policies according to all sections of society and sense of a single nation। इन दोनों की explanation सेम ही है। इसमें क्या है कि हम अगर कोई लॉ को देखते हैं कि हमें उसको क्रिटिसाइज़ करना है या फिर हमें उसके बारे में अच्छी बातें बोलनी है तो हम उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर कोई ऐसा लॉ है जो हमें फ़ायदा दे रहा है तो हम बोलेंगे अच्छा है, कोई ऐसा लॉ है जो हमें फ़ायदा नहीं दे रहा, हम बोलेंगे अच्छा नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है वो जो लॉ हमारे लिए अच्छा नहीं है वो सोसाइटी के किसी और सेक्शन के लिए भी अच्छा ना हो। तो स्टेट को क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, तो इनको क्या है, अगर कोई लॉ बनाना है तो इनको पूरी कंट्री को देखकर चलना पड़ता है, सभी सेक्शन को देखकर चलना पड़ता है। ये एक टाइम पे किसी एक सेक्शन को खुश करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्शन को खुश करने के लिए लॉ बनाएंगे। सबको खुश करने के लिए इनको लॉ बनाने पड़ते हैं, कभी किसी सेक्शन के लिए, कभी किसी सेक्शन के लिए। तो वो सिंगल नेशन लेकर चलते हैं। ऐसे में अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो है इंडिया की रिपब्लिक नेचर को डाइल्यूट करता है क्योंकि यहाँ पे जो लॉ है वो लोगों के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते, स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंग बनाता है, बट ऐसा नहीं है। स्टेट को पहले नेशन के बारे में सोचना है, पूरे नेशन के बारे में। वो एक अकेले सेक्शन के बारे में सोच कर लॉ नहीं बना सकता। नेक्स्ट कीवर्ड इज़ जस्टिस। यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव शुरू होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हमें फेवर और अगेंस्ट में पॉइंट्स नहीं पढ़ने। ऑब्जेक्टिव्स में एक तो हमें डेफिनेशन और दूसरा हमें ये पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविज़न है या फिर हमारी कंट्री का कौन सा लॉ है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव जो हैं अचीव हो रहे हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट इज़ जस्टिस विच इज़ सिक्स्थ इन लाइन बट ऑब्जेक्टिव इज़ फर्स्ट। सो जस्टिस इज़ व्हाट, इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पर्सन्स। जब इम्पार्शियल ट्रीटमेंट होता है तो उसे जस्टिस बोलते हैं। ये कीवर्ड कहाँ से आया है, रशियन रेवोल्यूशन से आया है। 3 टाइप का होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल आपको पता है, सोसाइटी में जब किसी के साथ इम्पार्शियलिटी नहीं होगी। इकोनॉमिक, जब किसी को पैसे मिलने में या फिर वेल्थ में या फिर प्रॉपर्टी में किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं होगी। पॉलिटिकल, जब पॉलिटिक्स में या फिर पब्लिक ऑफिसेज में जाने में किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं होगी। सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 15-16 है जो कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन एंड सेक्स। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हमारे पास आर्टिकल 14 एंड 16 है। इकोनॉमिक आर्टिकल 14 डील्स विद इक्वालिटी एंड आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ये इकोनॉमिक जस्टिस से कैसे रिलेटेड है, इस आर्टिकल के चलते बहुत सारे गवर्नमेंट पेपर, फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, ईपीएफओ हो गया, इनमें जो फीमेल्स की फ़ीस है वो ज़ीरो रखी गई है ताकि जो पेरेंट्स हैं जो अपनी लड़कियों को पेपर देने में या पढ़ाने में हिचकिचाते हैं पैसों की कमी की वजह से, वो ऐसा ना करें।
उनकी लड़कियां जो है वो पेपर देने जा सके। तो इस वजह से क्या हो रहा है, उनके साथ इकोनॉमिक जस्टिस हो रहा है। पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट की वर्ड इज़ लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट है। फर्स्ट इज़ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, की किसी की एक्टिविटी पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं लगेगा, कोई रोक टोक नहीं लगेगी। देन सेकंड, अब रोक टोक तो नहीं लगा रहे, आज़ादी तो दे दी, बट उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना। सो लिबर्टी में ये भी इंक्लूडेड है, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़। ये वर्ड हमारा कहाँ से आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था। लिबर्टी किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 19 में लिखी हुई है एंड आर्टिकल 21 में लिखी हुई है। आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन मिलती है। ये जो आर्टिकल है बहुत टाइम से न्यूज़ में है। इससे रिलेटेड जितने भी एडिटोरियल हैं द हिंदू के, आप पढ़ लेना, अपने पास कंपाइलेशन रखना उन सब आर्टिकल्स का। मेंस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इलेक्शंस हुए थे, उसमें हेट स्पीच दी जा रही थी। एक्शन लिया भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। वो आर्टिकल 19 के अंडर वैसे स्पीच दे सकते हैं हम, बट हेट स्पीच नहीं दे सकते। सो वो इम्पॉर्टेंट है। देन आर्टिकल 21 में हमें क्या मिलता है, राइट टू लाइफ मिलता है, जो एक तरह से लिबर्टी से डील करता है। बट नॉट अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का मर्डर कर देंगे या फिर कोई ऐसा काम कर देंगे जो लॉ के अगेंस्ट है। मतलब लिबर्टी मिलेगी, बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं इस पर। किस वजह से रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, मोरालिटी की वजह से, पब्लिक ऑर्डर की वजह से, स्टेट वेलफेयर की वजह से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेट स्पीचेस दी जा रही थी तो उन पर एक्शन लिया गया था। किस वजह से, पब्लिक ऑर्डर की वजह से। दूसरा, अगर कोई ऐसा बंदा है जो किसी का मर्डर कर देता है तो वो दोबारा ऐसा ना कर सके किसी और के साथ, वो स्टेट वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में आ गया, तो उस वजह से उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो उससे उसकी लिबर्टी ले ली जाती है। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है, समानता। द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी के किसी भी सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी डेवलप करने की। फिर इसके टाइप्स कौन से हैं, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये आपको पता ही है कौन सी होती है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिविक इक्वालिटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 है, ये हम एफआर्स में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट में। देन पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए हमारे पास आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326 है। आर्टिकल 326 में हमारे पास क्या है कि 18 या 18 से ऊपर हर किसी को वोटिंग राइट्स हैं। आर्टिकल 325 क्या है, जो इलेक्टोरल रोल होता है, जिसमें हमारे नाम आते हैं जब इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लॉ के अकॉर्डिंग जिस जिसके भी नाम लिखे जाने हैं उन सब के नाम लिखे जाएंगे। देन इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 बेसिकली डीपीएसपी है, जो हम डीपीएसपी में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इज़ भाईचारा। एक्चुअली एक और कीवर्ड है हमारे प्रियम्बल में जो इंटेग्रिटी है, बट वो फ्रेटर्निटी में कवर हो जाता है, तो इसलिए हमको उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब भाईचारा मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। डबल सिटीजनशिप कहाँ थी, यूएसए में, जहाँ पे स्टेट और नेशन की अलग अलग सिटीजनशिप दी जाती है, बट हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है। देन आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि ब्रदरहुड से डील करती है कि हमारे कंट्री में लोगों के बीच में भाईचारा बना रहना चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑल्सो फ्रेटर्निटी इंश्योर्स डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। अगर भाईचारा रहेगा तो एकता भी रहेगी, सब मिलके रहेंगे, और सब मिलके रहेंगे तो कोई किसी को इंसल्ट नहीं करेगा, तो सबकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी। जो इंटेग्रिटी वर्ड था, इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, देन डिग्निटी की अगर हम बात करते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन है, अगेन आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी, जो वीमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। देन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी है। देन नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। मोस्टली हम कर चुके हैं कि इट लेज डाउन द फिलोसफी एंड फंडामेंटल्स। अब जो इंट्रोडक्शन होता है वो फंडामेंटल बता देता है, हमें पता चल जाता है कि बुक में क्या लिखा है उसको पढ़ के। सेम हमें प्रियम्बल को पढ़ के पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। की टू द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डालना चाहते थे, हम प्रियम्बल देख के बता सकते हैं। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स। बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनके मोर देन वन मीनिंग निकल सकते हैं, अगर उनके इंटरप्रिटेशन चाहिए तो प्रियम्बल को कंसिडर कर सकते हैं। आगे कोर्ट्स हैं जो अलग अलग लोगों ने दी थी कि जो प्रियम्बल है वो हॉरोस्कोप है, सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ज्वेल सेट है। नेक्स्ट इज इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया।
कि लोग जो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में हो वो सब प्रियम्बल में लिखा हुआ है। गिव्स सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ऑफ कोर्स सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमने देखा था फर्स्ट लाइन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। देन नेक्स्ट कम्स अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल, कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। वैसे ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने केस डिस्कस किए थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेडिशनल व्यू क्या था, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए उसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता। बट जो मॉडर्न व्यू है वो कहता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसे अमेंड किया जा सकता है। अगेन हम केस फॉर भारती केस 1973 को कंसिडर करते हैं। इसमें पटिशनर ने क्या बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो अमेंडेबल नहीं है। उसके उसने दो रीज़न दिए। एक तो उसने क्या दिया कि इस केस से पहले ये माना जाता था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो वो अमेंडेबल नहीं होना चाहिए। दूसरा उसने क्या बोला कि जो प्रियम्बल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल लिखे हैं, तो अगर आप उसे चेंज कर दोगे तो बेसिक प्रिंसिपल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो उसने दो रीज़न दिए थे। देन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि पटिशनर ने जो बोला है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, पहले तो हम उसको चेंज करेंगे, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देन सेकंड उसने क्या बोला था कि अब ये पार्ट नहीं है तो इसको अमेंड भी नहीं किया जाना चाहिए। देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको हम अमेंड कर सकते हैं टू मेंटेन द हार्मनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आगे चलकर कभी ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमें चेंज करना पड़ा और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चेंज किया है वो सेम चीज़ प्रियम्बल में भी लिखी हुई है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हार्मनी बनाए रखने के लिए उसको भी अमेंड करेंगे। देन थर्ड उसने बोला था कि हम उसको इसलिए अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला येस बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें हैं, तो ऐसा करते हैं कि अमेंड इसको कर सकते हैं, बट एक शर्त रखी जाए कि इसका बेसिक पार्ट जो है वो अमेंड नहीं होगा। सो अभी कंक्लूजन क्या है हमारे पास, केस फॉर भारती केस के बाद प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, it can be amended subjected to the condition that no changes are done in basic part of the constitution। देन ये डिसीज़न आने के बाद फिर एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसके बाद 3 वर्ड्स ऐड किए गए उसमें जो कि बेसिक प्रिंसिपल से छेड़छाड़ भी नहीं करते थे। और ये 3 वर्ड्स ऐड करने ज़रूरी क्यों थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हार्मनी बनाए रखनी थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के क्लियरली पता चलता था कि हमारी कंट्री का सोशलिस्टिक सेक्युलर नेचर है और हमारी कंट्री में इंटेग्रिटी है, तो इन 3 वर्ड्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर आपका प्रियम्बल चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसकी PDF रेडी है। PDF मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लीजिए। एंड अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उस चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर मैं द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी डालती रहती हूँ और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड रैंडम क्वेश्चंस भी डाल सकती हूँ। और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, SSC, EPO, EPFO, UPSC, इनके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर दीजिए, या आपको किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए था वो भी कमेंट कर दीजिए। ओके।